आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशन वेब सीरीज। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि इस मोटिवेशन वेब सीरीज में हम आपकी मुलाकात उन चुनिंदा शख्सियात से कराते हैं जो अपने करियर में बहुत ज़्यादा कामयाब है और बहुत जल्दी उन्होंने कामयाबी हासिल की है अपने करियर में। जाहिर सी बात है, उस कामयाबी के पीछे का जो राज है वो मेहनत है, और मेहनत जब करते हैं तो कामयाब भी होते हैं। आज की हमारी एक ख़ास मेहमान हैं, बहुत ही ख़ास मेहमान। उनका नाम है डॉक्टर अस्मा नसीम। डॉक्टर अस्मा नसीम जो है वो इस वक्त रिसर्च एसोसिएट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शन, इम्यूनिटी एंड इन्फ्लेमेशन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, यूनाइटेड किंगडम। उससे पहले डॉक्टर अस्मा इटली में रही हैं, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो आपने वहां से किया है सेलुलर इम्यूनोलॉजी लैब में, जो कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, वहां पर आपने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप किया। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अस्मा नसीम से और उनसे जानेंगे कि उनका जो तालीमी सफर रहा और उनका जो करियर है और जिस तरीके से वो कामयाब हुई, उसके बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे। Asma, welcome to this motivational web series. Thank you very much, and assalamualaikum everyone. Thank you so much, and it's been a pleasure to be here today. And I know it's been a very long. I couldn't take time out of my schedule to come and talk to you guys, but yeah, better late than never. बिल्कुल। और अस्मा, हम चाहेंगे कि हम मिक्स बात करें, उर्दू और इंग्लिश में बात करें, चूंकि हमारे जो सुनने वाले होंगे वो जाहिर है गांव के भी लोग हैं जिनको हम चाहते हैं कि हमारी बात सुने, और चूंकि आपका ताल्लुक भी असारा गांव से है और आपके रूट्स असारा में हैं, भले ही आप दिल्ली में पली बढ़ी हैं, लेकिन ताल्लुक जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उनको हम कभी भूलते नहीं हैं। तो हमारा जो खास तौर से ये वेब सीरीज का मकसद है वो उन बच्चों को जो गांव में पैदा होते हैं, गांव में पले बढ़े हैं, उनको मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है कि वो आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, आपकी जो कामयाबी है, उससे वो सबक हासिल करें, उसी तरीके से मेहनत करें जैसे डॉक्टर अस्मा नसीम ने मेहनत की है। और आज वो असारा से लंदन तक का सफर उन्होंने किया है, वो लंदन में है। जी अस्मा। जी जरूर जरूर। मुझे हिंदी उर्दू दोनों आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन कम्युनिकेट इन व्हाटएवर लैंग्वेज। आई नो इटालियन भी आती है थोड़ी बहुत, अरबिक भी आती है थोड़ी बहुत। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, आपने अपना जो तालीमी सफर था कहाँ से शुरू किया? मेरे पास तो है पूरा सीवी आपका, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपसे सुनना चाहेंगे, बच्चों को पता लगे कि अस्मा ने कहाँ से पढ़ाई। मेरी दिल्ली की है और ताल्लुक मेरा असारा गांव से, आपको पता है अंकल, क्योंकि मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, एवरीवन बिलोंग्स टू असारा। तो दिल्ली आने के बाद मैंने अपना स्टार्टिंग फ्रॉम केजी क्लास किंडरगार्टन जामिया से की, और जामिया को मैंने ऐसा पकड़ा कि मैंने उसको छोड़ा ही नहीं पीएचडी तक। पीएचडी यानी केजी टू पीजी एंड केजी टू पीएचडी सब कुछ जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किया। जी, घर के नजदीक भी था, तो ये भी रहता है कि चलो ठीक है, सफर में आसानी होगी लड़कियों के लिए। और शुरू के जो 3 साल थे, काफी मैं अपनी मदर से भी दूर थी। तो फिर पापा मेरे वहाँ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में, अभी तो ही जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट, डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट, सॉरी। तो बस वही, इस वजह से वहाँ मेरे ताया मेरे रहते थे, उनके घर मेरी परवरिश हुई शुरू के 3-4 साल। थोड़े जब मैं क्लास 3 में थी, मेरी मदर भी मूव कर गई विद माई अदर सिबलिंग्स दिल्ली में, और तब से माशाल्लाह सब स्मूथ रहा। और मेहनत की शुरू से, डेडिकेशन था काफी, बिकॉज पापा मुझे खुद पढ़ाते थे शुरू में। मुझे खूब याद है, बचपन से उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाया है, मैथ्स भी पढ़ाया शुरू के दिनों में। फिर लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं मैथ्स में, देन आई स्टार्टेड, इट वाज अ वरिंग सब्जेक्ट फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट। मैथ्स हमेशा से मुझे टफ ही लगा, लेकिन मैथ्स ने भी मुझे कभी नहीं छोड़ा। तो क्योंकि 10th में तक मैथ्स चलिए कवर हो गया, उसके बाद मुझे लगा चलिए ठीक है, अब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लूंगी, मैथ्स नहीं। लेकिन उसी साल से मेरी किस्मत थी मैथ्स पढ़ना, तो उसी साल से मैथ्स कंपलसरी हो गया, तो 12th क्लास में, 11th-12th में। उसके बाद मुझे लगा चलिए ठीक है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। फिर मैंने ड्रॉप नहीं किया, तैयारी नहीं की, एंट्रेंस भले ही दिए थे मैंने, बट दे वर नॉट सो सक्सेसफुल, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत और तैयारी और मिनिमम 1 या 2 साल का ड्रॉप करना होता है। बट आई वॉज नॉट रेडी। मैंने सोचा कि ड्रॉप करने से अच्छा है बायोटेक्नोलॉजी में करूं, जो कि उस टाइम पे बहुत ही इमर्जिंग फील्ड थी, और लगता है आज स्टिल इज एक्चुअली। तो एंड अभी मुझे लगता है मेरा डिसीजन बहुत सही था, वो ऑप्टिंग फॉर बायोटेक्नोलॉजी उस टाइम।
एंड बस मेहनत की अपना, और बायोटेक्नोलॉजी में फिर मैथ्स था शुरू के, आउट ऑफ 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन 2 साल मैथ्स था। तो आई थिंक उस टाइम में मैथ्स इतना मजबूत हो गया था कि जब बीएससी में मैथ्स में मेरे 75 74 आई गॉट 74 मार्क्स आउट ऑफ 75। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ प्रिपरेशन थी। शुरू में जो हमें लगता है कि हमें किसी चीज का खौफ होता है, वो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। वो, और अगर डरते भी हैं आप, बस आप मेहनत करें, बिकॉज डर के आगे जीत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डर जी के आगे जीत है। जी। हम्म बस वही मेहनत की, अपना स्टडी टाइम थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड था, क्योंकि पता था शुरू में ही टच में थे हम लोग अपने कलीग से, सीनियर्स से, और एक स्कीम बना के पढ़ते थे हम लोग। ओके ठीक है, एक बंदा अगर कोई मॉल बायो में पढ़ रहा है तो दूसरा कोई फिजियोलॉजी और जूलॉजी में पढ़ेगा। तो मतलब ग्रुप डिस्कशंस वो बहुत हेल्प हम्म करते हैं। ग्रुप डिस्कशन से काफी हेल्प हुई। उससे अपने वीक पॉइंट्स भी पता चलते हैं, क्योंकि बिकॉज हम्म, हम एक दूसरे का असेसमेंट कर रहे थे। बिल्कुल। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सक्सेस जो है, आई मीन इट्स नॉट जस्ट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क सब करते हैं अंकल, हर कोई हम्म हार्ड वर्क करता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शनल हार्ड वर्क, एक डायरेक्शन में जाकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम्म दूसरी बात जो मुझे लगी कि प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं बचपन से, इंडिया में बहुत ज्यादा है ये सब कि प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स को, लेकिन ऐसा नहीं है। एवरी सब्जेक्ट नीड्स प्रैक्टिस, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, बिकॉज एग्जाम इज नॉट, एग्जाम टेस्ट हमारी मेमोरी का नहीं है, इट्स अ टेस्ट हम्म, ऑफ अवर नॉलेज, ऑफ अवर एबिलिटी टू यूज दैट मेमोरी। और एप्लीकेशन का है, बिल्कुल। एप्लीकेशन का है, हम्म बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वही, बस उसमें आप करें, आप मेहनत करें और दुआ करें अपने लिए, अपने पेरेंट्स से कहें आपके लिए दुआ करें। मैं जो हूँ बस वही दुआ से हूँ, बस मैं तो यही मानती नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल। दुआ और पेरेंट्स, दवा दोनों ही काम करती हैं, खाली दुआ भी काम नहीं करती और नहीं खाली नहीं दवा बिल्कुल भी वो काम तो नहीं करती, दोनों चीजें जरूरी होती हैं। दुआ भी जरूरी है और दवा भी तदबीर, जरूरी जी है। तदबीर हाँ, बहुत बिल्कुल। जरूरी है। हाँ, जी अस्मा ये बताओ कि जामिया से आपने पूरा केजी से लेकर के और पीएचडी तक आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किया है, तो यहाँ क्या इंग्लिश मीडियम था या उर्दू मीडियम में रहा, या दोनों मिक्स रहा, कि कभी उर्दू मीडियम और कभी इंग्लिश मीडियम, ऐसा भी रहा? अंकल, मैं इंग्लिश मीडियम साइड में थी। अच्छा। जी हाँ, इंग्लिश चूंकि मीडियम जामिया साइड में में दोनों थी। फैसिलिटी है, उर्दू मीडियम भी जी है और इंग्लिश उर्दू मीडियम भी है, इंग्लिश भी है। मैं इंग्लिश मीडियम में थी क्योंकि मेरा सेल्फ फाइनेंसिंग था। भी। हाँ। और लेकिन ये कि सब्जेक्ट्स हमने सब पढ़े हैं, उर्दू, हिंदी, इस्लामियात, आई मीन वट एवर सब्जेक्ट्स देयर आर, आई मीन हाँ। रेगुलर करिकुलम जितने भी होते हैं, सब थे हमारे। कुछ सेलेक्टिव ऐसा हम्म नहीं था, कुछ नहीं, बहरहाल ऑप्शनल। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है एज ए यूनिवर्सिटी आल्सो, जो है वो इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में है, वो जामिया मिल्लिया इस्लामी की रैंकिंग बहुत अच्छी है। अच्छी होती जा रही है मेरे माशाल्लाह, डे हिसाब से बाय डे है। बेस्ट 20 यूनिवर्सिटीज में जामिया मिल्लिया जी इस्लामिया आती है। जी जी जी। जी। तो फिर ये जो आपने बहरहाल बायोटेक्नोलॉजी आपने लिया, और बायोटेक्नोलॉजी आजकल के ज़माने में बहुत ही पॉपुलर और डिमांडिंग सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी। तो अब आप उसके बाद जो पहले इटली आप गई हैं उसके लिए जी पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप के लिए, तो ये इटली कैसे जाना हुआ, और फिर इटली से आप लंदन में अब रिसर्च एसोसिएट आप हैं वहाँ पे लंदन में, जी। तो ये सफ़र कैसा रहा और किस तरीके से हुआ? वो एक्चुअली थोड़ा इनडायरेक्ट है, मेरी डायरेक्ट अप्रोच नहीं थी, बिकॉज हाँ। माई हस्बैंड वॉज इन इटली। ओके। मेरे हस्बैंड इटली में थे, तो फिर मैंने एप्लीकेशन की वहां पर। एक बहुत काफी प्रेस्टिजियस फेलोशिप है आर्थर ऑफ फ्लास्क की। हम्म सक्सेस रेट उसका काफी लो है, ओनली 5% बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो आई अप्लाइड फॉर दैट, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया मेरा। मैंने मेहनत की वहाँ, अच्छे पब्लिकेशंस मेरे वहाँ आए। वहाँ पर जो मेरा काम था, वहाँ एक पीडियाट्रिक डिजीज होता है, विस्कॉट एलरिच सिंड्रोम, जो हम्म कि छोटे बच्चों को इफेक्ट करता है। छोटे हम्म बच्चों को इन द सेंस, वो बच्चे जी ही नहीं पाते, आई मीन वो 10 साल की उम्र से पहले ही फौत हो जाते हैं। हम्म। तो आई मीन इट्स वेरी पेनफुल, आई मीन एज अ मदर, खुद हाँ, अब नेचुरली। एज अ पेरेंट कोई भी हम सोचें तो वो मुझे तभी से, मैंने तब उस इटली में मैंने उसकी बेसिक स्टडी की कि डिजीज का मैकेनिज्म क्या है, आई मीन हम्म। व्हाट इज कॉजिंग, आई मीन ये काफी थॉट प्रोसेस एक्चुअली, हाँ। आई मीन यू नीड टू स्क्वीज योर ब्रेन्स, आई मीन स्क्वीज योर न्यूरॉन्स टू पुट, आई मीन कि मैकेनिज्म क्या है बिहाइंड दिस डिजीज, हो क्यों हम्म रहा है। तो एंड देन अगर वंस यू आर श्योर ऑफ द मैकेनिज्म, एक दफा आपको पता चल जाए कि ये हो कैसे रहा है, व्हाट इज द रीजन, जड़ क्या है इस बीमारी की, देन यू कैन थिंक ऑफ मेडिसिन, ऑफ अ ट्रीटमेंट, ऑफ अ थेरेपी। तो हम्म फिर इटली में मैं रही हूँ, मैंने 3 साल का पोस्ट डॉक वहाँ किया है। उसके बाद मैं वापस इंडिया गई, थोड़ा मैंने ब्रेक लिया क्योंकि बच्चे हम्म छोटे थे। फिर मैं लंदन आई हूँ अगेन, एंड देन यहाँ अगेन मेरे हस्बैंड थे, फर्स्ट ही ज्वाइंड एंड देन आई फॉलोड। हम्म एंड बट वी वर इन सेपरेट डिपार्टमेंट्स थे हम दोनों के। वो कार्डियोवैस्कुलर में है, मैं बेसिक इम्यूनोलॉजी में ही थी। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशंस काफी की, लेकिन एज यू नो, आई मीन
इंटरेस्ट मेरा हमेशा से इसी में था कि मैं एक डिजीज जो मैंने पकड़ा हुआ था, यही विस्कोट-एलिट सिंड्रोम, कि उसी में हम कंटिन्यू करें। बच्चों के डिजीज मुझे काफी इंटरेस्ट आया था। मतलब इटली में लोगों से हम मिलते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, नेटवर्किंग होती है, यू नीड टू लर्न मोर फ्रॉम देम। तो वो जो आपके थॉट प्रोसेस और अवेकन होता है, तो वही हुआ। मैंने एप्लीकेशंस की, कुछ 2-3 जगह सिलेक्शंस हुआ, लेकिन आई ऑप्टेड फॉर दिस पोजीशन इन यूसीएल, क्योंकि ये बच्चों की डिजीज का यूरोप में बेस्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पे इतनी ज्यादा थेरेपीज इन लोगों ने डेवलप कर ली हैं कि जो बच्चे पहले 2-3 साल में ही फौत हो जाते थे, वो अभी 30-40 तक पहुंच जा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, जी, हाँ, ग्रेट। बस सब जी, अल्लाह ने शिफा दी है किसी के हाथों में, बस वही है। नहीं, मेरे ख्याल से यूरोप में जो आपका तजुर्बा है, मैं ये जानना चाहूंगा, इंडिया में तो आपने किसी लैब में नहीं काम किया, सिर्फ यूनिवर्सिटी लैब में काम किया होगा आपने, या यूनिवर्सिटी कहीं लैब में काम काम किया किया। इंडिया में? जी, 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 जैसे पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी लैब में, जामिया में। हाँ, तो वहां भी आप यूनिवर्सिटी में, लंदन में आप काम कर रही हैं, लैब में काम कर रही हैं, तो दोनों जगह आपको क्या फर्क नजर आता है, जो लैब में काम करने का तरीका है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लैब्स में, खासतौर से रिसर्च पर्पज के लिए, उसमें क्या फर्क नजर आता है? क्योंकि हमें बहुत सुनने में आता है, बहुत लोग जो है वो लंदन यूनिवर्सिटी से, खासतौर से जो जब हम नोबेल लॉरिएट्स की लिस्ट देखते हैं, तो उनमें जो है उन यूनिवर्सिटी से बहुत लोग नजर आते हैं साइंस में, उन लोगों ने बहुत ईजाद की हैं, बहुत नई नई चीजों की खोज की है। तो उसमें हमारे यहाँ और लंदन में क्या, या इटली में आप रहीं, वहाँ क्या फर्क नजर आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1, हम्म, क्योंकि पर्सन तो वही है, जो मेहनती है वो मेहनत करेगा ऑल ओवर द हाँ, वर्ल्ड, कहीं भी चला जाए। तो बेसिक जो होती है ना, जो कि लैगिंग चीजें हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेनली। मेरी लैब जो जामिया में थी, अच्छी लैब थी। मेरे जो सुपरवाइजर थे वो अमेरिका रहकर 10 साल बाद आए थे, सो ही डेवलप्ड अ गुड लैब। उनके आइडियाज बहुत नॉवेल थे। वहां भी मैंने थ्रोम्बोसिस पे काम किया था, ये जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, तो वो भी अच्छा काम था। बट ये है कि अगर मुझे कोई रिएजेंट की जरूरत है तो थोड़ा टाइम लगता था, या हमें वेंडर से डील करना होता था कुछ इक्विपमेंट के लिए, कोई हमें मशीन इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। मैं एम्स गई हूँ कुछ चीजों के लिए, मैं जेएनयू गई हूँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने, क्योंकि सारी फैसिलिटी एक जगह नहीं थी। यहाँ पर क्या है, एवरीथिंग इज इन वन प्लेस, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू सेव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, जो कि आप दूसरी चीज एनालिसिस, और इस चीज को आप लिखने में, राइटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी, किसी भी सक्सेस के लिए। आई थिंक राइटिंग इज अ मस्ट। हाँ, बिल्कुल। राइटिंग जरूरी है। अगर आप जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको आप लिखते रहोगे, सोचोगे, क्योंकि रिसर्च जो है इट्स लाइक अ मेज, तो बिल्कुल। आपको बस सोचना है, आपको थिंक करना है, सोचना है, पुराने पेपर्स पढ़ के आइडियाज लेने हैं। क्योंकि समझ लो आपके दिमाग में फिलहाल कोई क्वेश्चन है और आप सोच रहे हो कि चलिए मैं प्लान ए करता हूँ, उससे मुझे मिलेगा, लेकिन देन यू गो टू इंटरनेट, यू सी पेपर्स पढ़े आप ओल्ड के लिए, ये यूजफुल नहीं था, तो यू कैन सेव दैट टाइम, नो, देन यू गो फॉर प्लान बी और सी, व्हाटएवर एंड बेस्ट। तो और इन सब चीजों से लेके एमलगमेशन के बाद आप फिर अपना एक प्लान निकाल कर लाएंगे, जो कि आप उसको वही टेस्ट रिसर्च करेंगे अपने प्रोसेस, मेरा हाइपोथेसिस। ये रिसर्च प्रोसेस है, और इसमें जाहिर सी बात है, आइडियाज आप पुराने आइडियाज आप पढ़ते हैं, उनसे आप नए आइडियाज की खोज करते हैं, या आपको कुछ कुछ मिलता है नया। अस्मा, आपने जेएनयू का भी जिक्र किया कि आप जेएनयू की लैब्स में भी जाती थी। जेएनयू हमारी इंडिया में हम मान सकते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज में से आती है जेएनयू, और वहां मैं समझता हूँ, चूंकि वहां पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी लेवल पर बहुत काम होता है, रिसर्च पर बहुत काम होता है। एक्चुअली जेएनयू बनी ही पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के लिए है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जेएनयू में नहीं होते थे, अभी भी शायद नहीं होते, बहुत कम है, या सिर्फ एनडीए जो करता है उसको ग्रेजुएशन की डिग्री जेएनयू देती है। फिर अब आप लंदन में हैं, तो अगर हम जेएनयू की रिसर्च फैसिलिटीज और लंदन यूनिवर्सिटी की रिसर्च फैसिलिटीज को भी कंपेयर करें, तो कितना फर्क नजर आता है आपको? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे स्काई इज द लिमिट। यहाँ पे कोई कमी नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। जो और हमें वहां नहीं जेएनयू मिलता। में ठीक है, वेंडर से आपको डील करना है, कोई केमिकल आपको चाहिए, समझ लीजिए जामिया में अगर वो 2 हफ्ते में आता था, जेएनयू में शायद 1 वीक में आता था, यहाँ 2 दिन में आ जाता है। यहाँ 2 दिन में, ये बड़ा ये फर्क है, ये बड़ा फर्क है, ये बड़ा ये फर्क है। बड़ा फर्क है। क्योंकि जाहिर सी बात उसके अलावा है, साइंस फील्ड में अगर आपको रिसर्च करनी है, तो इन सब चीजों का बड़ा रोल है कि मटेरियल बहुत आपके पास रोल है अवेलेबल है या नहीं। अंकल। हाँ, जेएनयू में 7 साल में पीएचडी मिलती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने वहां से पीएचडी किए, तो 6 या 7 साल। मेरे फ्रेंड्स सीनियर्स जूनियर्स भी होंगे अभी, जो कि मैं टच में तो नहीं हूँ, लेकिन एक वहां का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस में आप सीखते बहुत कुछ है। लेकिन वो सेम चीज मैं कहूंगी, यहाँ 3 या 4 साल में आप सब सीख जाएंगे।
तो हाँ, इसीलिए काफी मैं लोगों को कहती हूँ कि पीएचडी अगर करनी है आपको तो बाहर अप्लाई करें, भले से आप वापस, ऑफ कोर्स सब कोई अपने वतन वापस जाना चाहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हें लेकिन जाना भी ये चाहिए, कि क्योंकि हाँ, अल्टीमेट एम ये होना चाहिए हमारा कि हमें अपने वतन में जाकर के अपने वतन के लोगों की खिदमत स्किल्स करनी है, सीखें, अपने स्किल्स वतन की डेवलप तरक्की के करें, लिए काम करना है। अपने अपने वतन की तरक्की के लिए काम करें, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अक्सर ये होता है कि ब्रेन ड्रेन जिसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेन निकलता है, लेकिन वो हमारे यहाँ से ड्रेन आउट हो जाता है और वो जी, जाकर के यूरोप और अमेरिका में काम करता है। फिर वहाँ लैब्स में चूँकि उनको बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वहीं से हमारे जो इंडियन बहुत सी लोगों को जो नोबेल प्राइज़ मिला है, वो उनको इंडिया में रहकर नहीं मिला, अनफॉर्चुनेटली। वो उनको बाहर गए हैं, बाहर काम किया है और फिर हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे इंडियंस हैं वो, वी फील प्राउड ऑफ देम, है ना? लेकिन हम उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सके जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसलिए वो बाहर चले गए और फिर बाहर के होके रह गए, वापस लौटे भी नहीं बहुत सारे। बहरहाल आना ये चाहिए। फंडिंग की खैर काफी है, मुझे लगता है फंडिंग में और करना चाहिए गवर्नमेंट को इंडिया में। हाँ, आई मीन रिसर्च में करना चाहिए, आई मीन क्योंकि आप ये देखिए ना, आई मीन अपने पैंडेमिक में ही देखा होगा, तो हमारे पास अगर ये रिसोर्सेज होती तो क्या पता हम ही फाइजर और ये आई मीन मॉडर्ना और व्हाटएवर J&J हम ही वैक्सीन इनिशिएट करते सबसे पहले। तो बिल्कुल। सारी बात, क्योंकि टैलेंट बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कुछ टैलेंट दब जाता है, कुछ टैलेंट मूव आउट कर जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो ज़ाहिर-सी बात है, रिसर्च कैसे होगी अगर मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, जी, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी जिनकी ज़रूरत है रिसर्च में, तो आप जी, रिसर्च कैसे कर पाएँगे? या जी, देर से मिलेगी तो ज़ाहिर-सी बात है देर लगेगी। अब बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ ये पैंडेमिक का ज़माना था जिसमें जो इम्यून सिस्टम को वो किया गया और वैक्सीनेशन की खोज की गई, तो ज़ाहिर है कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ और यूके में बैठ कर के लोगों ने पहले खोज कर लिया और जी, इंडिया में उसमें ज़ाहिर-सी बात है टाइम लगता है। बहुत टाइम जी, लगता है। बहरहाल बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो चाहेंगे, जिनको साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है और वो जाना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं डॉक्टर अस्मा की तरह से, तो आप उनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगी? ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो भले ही हिंदी मीडियम में पढ़ते हों, उर्दू मीडियम में पढ़ते हों, लेकिन वो मेहनती हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता, उन्हें कोई गाइडेंस नहीं होती है। तो उनके लिए कुछ आप कुछ बताइए उनके लिए कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अंकल वही बस जैसा कि मैंने कहा, मेहनत सबसे पहले, हार्ड वर्क का तो कोई कोई कुछ हाँ, कोई उसका तोड़ नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। लेकिन हार्ड वर्क भी डायरेक्शनल, हार्ड डायरेक्शन, वर्क भी यही डायरेक्शनल। हमारे यहाँ बच्चों को डायरेक्शन की कमी होती है, वो जी, गाइडेंस उनको जी, कमी जी। होती इसके है लिए कि मैं तो उनको यही गाइड कहूँगी, करने का। अच्छा मेरा सजेशन ये है, जबकि मैंने यहाँ देखा है, यहाँ के स्कूल्स में कैसे पढ़ाते हैं, मेरी बेटी खुद क्लास 4 में है अभी, तो यहाँ पे फोकस जो है इंग्लिश, शुरू की क्लासेस में इंग्लिश एंड मैथ्स पे है। हाँ, पता है बच्चे धीरे-धीरे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब खुद ही कर लेंगे, एक दफा अगर बेस मजबूत हो जाए। हुँ। बेस यहाँ पे इंग्लिश एंड मैथ्स है। तो हाँ, एक रीडिंग लैंग्वेज और रीडिंग एक का एक शौक, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग का हुँ, शौक आए तो आप बहुत कुछ उससे सीखते हैं, हुँ, बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं। ऐसे मैथ्स के लिए भी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहें और यहाँ तो मतलब आई डोंट नो, समटाइम्स आई कंप्लेन इवन कि आप इतना ज़्यादा टाइम्स टेबल्स पे, आई मीन क्लास 4 में वो आ गई, मैं कहती हूँ उनसे इसको आ गए टाइम्स टेबल्स, लेकिन यहाँ पे नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है टाइम्स टेबल्स का। हुँ, तो वो मतलब क्योंकि बेस, सारी बात ये है ना, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो रहा है सब कुछ। हाँ, उसके अलावा क्या है कि अपने लिए कोई अपने मेंटर का होना थोड़ा मुझे लगता है जो कि गाइड करे। वो मेंटर कोई बड़ा भाई भी हो सकता है, हुँ, कज़िन, आपके खुद के फादर, कोई भी हो सकता है विद इन फैमिली, आउटसाइड फैमिली, वो बहुत ज़रूरी है। जो आपको रास्ता ना बताए, लेकिन हुँ, गाइड करे कि ऐसा करने से अगर ऐसा करोगे तो एक्सेल करोगे लाइफ में। हुँ। वो बहुत ज़रूरी है। तो आई मीन देखिए, इंशाल्लाह सबको मिल ही जाए मेंटर, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है बहुत मेंटर का होना। हाँ, नहीं, मेंटर का होना स्पेशली बहुत आफ्टर ज़रूरी क्लास है। 10 एंड 11, क्योंकि हम खुद गुज़रे हैं उस टाइम से। बच्चों को पता नहीं होता है कि अब क्या करें, क्योंकि वो एज थोड़ी कन्फ्यूजन वाली होती है। कुछ हुँ, बच्चे सोचते हैं कि चलिए मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ, लेकिन फिर सोचते हैं चलिए अगर नहीं हुआ तो ये मेरा प्लान बी रहेगा। तो वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि उन्हें उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। वो खुद ही पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर आउट कर जाएँ, अगर हुँ। इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। या आप साइंस बायो में जाना चाहते हैं, बायोटेक में, आई मीन ये तो फिर डाइवर्सिफिकेशन इतना ज़्यादा है हर फील्ड का, तो अल्टीमेटली मिल ही जाएगा सबको, सब तकदीर लिखी है। हाँ, लेकिन ये कि बिल्कुल। मेहनत सबको खुद करनी ही है। हाँ, नहीं, मेहनत देखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर कुछ आपको नहीं, शॉर्टकट कामयाब तो होना है ही है नहीं। तो हाँ, उसके लिए नहीं। कोई छोटा-मोटा रास्ता नहीं है, जी, उसके लिए जी, आपको जी। उन रास्तों से गुज़रना पड़ेगा जिन रास्तों पे कभी कोई गया नहीं है, जी, जी, उन जिन्हें रास्तों से प्रैक्टिस भी करनी गुज़रना है, डायरेक्शनल स्टडी करनी है टाइम के साथ। आई मीन टाइम टेबल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, हम बहुत छोटे थे, वो क्लास 3 या 4 ही थी, हिंदी में चैप्टर था समय नियोजन। वो शायद गांधी जी के बारे में था।
तो वो काफी अच्छी बात थी। वो आई मीन टाइम टेबल के हिसाब बनाकर आप पढ़ें, क्योंकि मुझे जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दे दें। समझ लीजिए मैथ्स को आप 3 घंटे दे रहे हैं तो फिजिक्स को 2 घंटा दे दें, या अगर छोटी क्लास में मैथ्स को 3 दे रहे हैं तो 3 घंटा, क्योंकि तब तो साइंस कंबाइंड होती है, तो 3 घंटा साइंस को दे दें, 2 घंटा इंग्लिश को दे दें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। और मॉर्निंग के टाइम में बहुत बरकत है, मॉर्निंग के टाइम में स्टडी करें तो वो रात के 3 घंटे के बराबर सुबह का 1 घंटा होता है फजर के बाद। बिल्कुल, क्योंकि फ्रेश वो होता है उस वक्त बिल्कुल जी एकदम। जी जी और जी, और शाम में बरकत होती है। ज्यादातर नॉइज पोल्यूशन भी नहीं होता है आपके चारों तरफ, तो बिल्कुल खामोशी का माहौल होता है और उसमें जी जी आप जी, अच्छे से पढ़ सकते हैं, कुछ कंसंट्रेट डिस्ट्रैक्शन कर नहीं, सकते हैं। कुछ नहीं उस टाइम। हाँ, तो बस बिल्कुल उसमें मेहनत करें, फिर मेहनत करते रहेंगे कि तो सबको फल मिलता है। मेहनत कभी बिल्कुल बेकार नहीं जाती। अगर आपको इमीडिएटली नहीं मिल रहा है तो कुछ 1 साल बाद मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, कहीं ना कहीं वो नॉलेज आपकी काम आनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अस्मा, हमारा वक्त खत्म होने जा रहा है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि अब आगे फ्यूचर प्लान क्या है अस्मा का। हम ये दुआ करेंगे कि अस्मा उन साइंटिस्ट में हो और एक दिन जो है अस्मा को भी नोबेल प्राइज मिले, कोई चीज ऐसी खोज करें, कुछ ऐसी इन्वेंशन करें जो ह्यूमैनिटी के लिए, मानव जाति के लिए जो है बहुत फायदेमंद हो, और उसको यूनाइटेड नेशंस भी रिकॉग्नाइज करे, और उसको खास तौर से जो नोबेल प्राइज जो साइंस में खोज के लिए, साइंस में नहीं दुनिया हर फील्ड में जो है वो नोबेल प्राइज मिलता है। तो हम ये चाहेंगे कि अस्मा इतनी मेहनत करें अस्मा कि एक दिन हम सबका नाम रोशन करें और नोबेल प्राइज मिले। तो क्या आपके ज़हन में क्या है फ्यूचर प्लान? अंकल, मैं तो जो कर रही हूँ उसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अब ये फील्ड इतनी ब्रॉड है ना, तो फिर हो सकता है मैं प्राइमरी चिल्ड्रन डिजीज को छोड़ के कैंसर पर आ जाऊं। उसमें भी थेरेपी में मैं रहना चाहती हूँ कि थेरेपी में हम डिजाइन करें इन बीमारियों के लिए, इंक्लूडिंग कैंसर। कैंसर के लिए इन दिनों बहुत ही फेमस और नई टेक्निक आई है जिसको हम कहते हैं कार टी सेल्स। कार टी सेल्स ऐसे टी सेल्स होते हैं जो कि सिर्फ कैंसर सेल्स को ही टारगेट करके उन्हें किल कर देते हैं। तो आप बस उस जड़ को ही खत्म कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है अच्छा होगा बहुत। तो वो आई मीन इट विल बी अ वेरी गुड इन्वेंशन। हाँ, नहीं, हम दुआ करेंगे, और दवा आप खुद करेंगी, दुआ हम सब बड़े जी जी, लोग करेंगे नहीं आपके लिए। मेहनत शौक है मुझे, ये जो काम मैं कर रही हूँ सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी और शौक जो होता है ना आपको, आई मीन वो जॉब, एक तो जॉब होती है कि जॉब आप कर रहे हैं, एक जॉब वो होती है जिसका इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पर आ रहा है। तो वो मुझे सबसे अच्छी लगती है इसमें, इसीलिए मैं हमेशा इसी में रहना चाहती हूँ। मैंने बीच में एकेडमिक में जाने की कोशिश नहीं की कभी, क्योंकि मैं चाहती थी पहले मैं रिसर्च में एक्सेल करूँ। एकेडमिक आ जाएगा, क्योंकि इन द एंड हमारा एम होना चाहिए कि हम दूसरे को अपनी स्किल्स ट्रांसफर करें। बिल्कुल, आई मीन वी नीड टू अपस्किल अदर्स, तभी यूजफुल है। आई मीन इल्म तो ऐसी चीज है जितना आप बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल। और फिर आप तो जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप जो कुछ भी करेंगी, जो कुछ भी इन्वेंशंस होंगी, नई डिस्कवरीज होंगी, उससे जो है जाहिर सी बात है ह्यूमैनिटी को फायदा होने वाला है। इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, जो आने वाली जनरेशंस हैं उनको उससे फायदा होने वाला है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा हमारे साथ जुड़ने का। और ये सुबह का वक्त है, लंदन में आपके 7 बजे हैं, और हमारे यहाँ जो है यहाँ कुवैत में 9:15 बजे हैं। तो इतने सवेरे जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि वक्तन फवक्तन आपसे हम मिलते रहेंगे और इन चीज़ों के बारे में जानते रहेंगे और लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, और खासतौर से उन बच्चों तक कि जो अपनी तालीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिसर्च एरिया में खासतौर से जो लोग आना चाहते हैं, उनको आपके तजुर्बात से फायदा मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जितना मुझसे हो पाएगा इंशाअल्लाह, गाइडेंस करने के लिए। इंशाअल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास मेहमान डॉक्टर अस्मा नसीम, लंदन से। आप वहाँ रिसर्च एसोसिएट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शन, इम्यूनिटी एंड इन्फ्लेमेशन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में। आपने देखा कि आपने किस तरीके से मेहनत की है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से केजी से लेकर के पीएचडी तक आपने तालीम सिर्फ और सिर्फ जामिया मिल्लिया इस्लामिया हासिल की है। वहां से आपका सफर इटली और इटली से फिर लंदन, ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बलबूते पर हो सका। दोस्तों, कामयाबी के लिए, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस।
सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, और मेहनत भी आपकी डायरेक्शनल मेहनत होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरी मंजिल कहाँ है, और उसके लिए मुझे कौन से रास्ते अख्तियार करने हैं। ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, अस्मा का ताल्लुक असारा गांव से है। आपने जामिया से तालीम हासिल की, अब लंदन में है। आपके वालिद साहब दिल्ली में डॉक्टर थे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में, और आपके दादा भी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, समीउद्दीन साहब, वो भी काम करते थे। और उन्होंने वो भी एक बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, और वो समाज सेवा में लगे रहते थे, और गांव से बहुत सारे लोगों को उन्होंने दिल्ली में जॉब दिलाया, दिल्ली लेकर आए। ये था, ये अस्मा उस परिवार से आती हैं, उस दादा से बिलोंग करती हैं, समीउद्दीन साहब से। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो, आज की हमारी मुलाकात डॉक्टर अस्मा से अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने अजीजों से जरूर कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। हैव अ ग्रेट टाइम।